आंध्र प्रदेश के अंदर क्रांतिकारी आंदोलन चला करके अंग्रेजों की नाक में दम करने वाला, आदिवासियों को मुक्त और स्वाभिमानपूर्ण स्वतंत्रता प्रिय जीवन जीने की सीख देने वाला, प्रेरणा देने वाला, अपने स्वयं का आदर्श एक ऋषि तुल्य जीवन जीने वाला ये अल्लूरी सीताराम राजू। अनेक अनेक हिंदुओं के घर जला दिए, उनको गोलियों से मार दिया गया, भून दिया गया। कितने ही लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर किए, अपनी दृष्टि का विकास कर, अपने जीवन के लक्ष्य को समृद्ध कर, अपने जीवन में कुछ ऐसी चीजें सीखनी है जिसके कारण से मैं लोगों के लिए काम आ सकूं। रेल के अंदर एक अंग्रेज अधिकारी को गोली मारी, उसकी उम्र थी 14 साल। इन जनजातीय लोगों की, इन आदिवासी लोगों की सेवा शुश्रूषा के लिए और अंग्रेजों को भारतवर्ष से निकाल करके भारत माता को मुक्त कराने के लिए मुझे अपने जीवन को लगाने का समय आ गया। हिंदू भूमे सुरक्षार्थ केशवेन विनिर्मितम् यं संघपोषितं येन गुरुं तं प्रणमाम्यहम्। भारतीय स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पर प्रारंभ हुए अमृत महोत्सव पर समुत्कर्ष समिति द्वारा आयोजित व्याख्यान श्रृंखला यह गाथा है बलिदानों की में हमें आज माननीय ओम प्रकाश जी भाई साहब का मार्गदर्शन प्राप्त होने वाला है। आदरणीय ओम जी भाई साहब हम सभी के सुपरिचित हैं। पूर्व में समुत्कर्ष समिति द्वारा आहूत विभिन्न व्याख्यान मालाओं में और अन्य अवसरों पर हम सभी को आपका संस्कृति परक जीवन मूल्य संवर्धक पाथेय प्राप्त होता रहा है। मैं आज के इस पुनीत अवसर पर मान्यवर भाई साहब से निवेदन करूंगा कि हमें प्रबोधन प्रदान करें। मान्यवर ओम जी भाई साहब। नमस्कार। समुत्कर्ष व्याख्यान श्रृंखला आजादी का अमृत महोत्सव, उसके संदर्भ में ये गाथा है बलिदानों की। मैं आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। अभी आज आप सुन रहे हैं, 2 दिन पहले 25 मार्च को एक फिल्म रिलीज हुई है। राजमौली करके दक्षिण के एक बहुत बड़े फिल्म निर्माता निर्देशक हैं, RRR। बहुत ही प्रेरक, देशभक्ति से परिपूर्ण और हमारे आज के एक नायक अल्लूरी सीताराम राजू, उनके जीवन पर वो फिल्म बनी है। आप लोगों को मौका लगे जरूर देखना चाहिए। दूसरा जो विषय मैं आपके सामने रखूंगा आज, मैंने पिछली बार भी बोला था, चटगांव का जो क्रांतिकारी आंदोलन चला उसके संदर्भ में। अभी का जो बांग्लादेश है ये वहां की कहानी है और इस कहानी के मुख्य सूत्रधार हैं सूर्य सेन, इनके निजी सचिव है निर्मल सेन, और बर्मा से नौकरी छोड़ करके आए हुए अंबिका चक्रवर्ती, ये तीसरे। इन 3 लोगों ने मिलकर के सारी योजना रचना को बनाया। यहां मैं एक बड़ी महत्वपूर्ण बात इस चटगांव क्रांति के संदर्भ में आप लोगों को बताना चाहता हूं। पूरे देश भर के अंदर चलने वाला क्रांतिकारी आंदोलन, उसमें इतने बड़ी मात्रा के अंदर
अंग्रेजों को भी, अंग्रेज सैनिकों को भी मारने वाला और देश के लिए अपने आप को न्यौछावर कर देने वाला क्रांतिकारी आंदोलन शायद ही देश भर में कहीं चला होगा। मित्रों, 51 से ज्यादा लोगों को इसमें फांसी हुई है। 2500 लोगों को आजीवन कारावास, काले पानी की सजा हुई है। जेल में यातनाएं दे दे करके लोगों को मारा गया और मुठभेड़ में पुलिस के साथ में, मशीन गनों के साथ में लड़ते हुए भी लगभग 25-30 लोग मारे गए होंगे। अब ये जितना आंकड़ा मैंने बताया वो भी 100 से ज्यादा क्रॉस कर जाएगा, 100 से ज्यादा क्रॉस कर जाएगा। सबसे पहले मैं इस चटगांव क्रांति के संदर्भ में ही आपसे चर्चा करता हूं। गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया 12 मार्च से और 12 अप्रैल को उनको गिरफ्तार कर लिया। ये मास्टर सूर्य सेन जो है वो चटगांव जो जिला है उस जिले के कांग्रेस कमेटी के सचिव भी थे। उन्होंने भी दांडी मार्च के अंदर भाग लिया, लोगों को उत्प्रेरित किया। लगभग 150-200 लोग उनके साथ में समुद्र तट पर जाकर के उन्होंने नमक सत्याग्रह किया। उस समय में जो लोग उनके संपर्क में आए उनमें बहुत छोटी उम्र के लड़के लड़कियां भी थे। ये जो चटगांव क्रांतिकारी आंदोलन है इसकी एक दूसरी बड़ी विशेषता यह है कि 11 वर्ष से लगा करके 16-17 वर्ष तक की उम्र तक के इसके अंदर 50-60 से भी ज्यादा बच्चे थे। उन लोगों ने भी इस क्रांतिकारी आंदोलन में बड़ा जबरदस्त सक्रिय योगदान दिया। 4 साल तक यह आंदोलन चला है। इस आंदोलन में जो सबसे पहले महत्वपूर्ण बात हुई वो यही हुई कि महात्मा गांधी को जब गिरफ्तार किया गया तो चटगांव क्रांति के जो प्रमुख सूर्य सेन थे उन्होंने चटगांव में एक बैठक बुला करके योजना बनाई और चटगांव जिला मुख्यालय का खजाना और शस्त्रागार उसको हम लूट लेंगे, इसकी योजना। 18 अप्रैल का दिन गांधी जी को 12 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया और 18 अप्रैल को इन्होंने इस अभियान को गति देने का निश्चय किया। योजना बनाई गई, 2 दल बने, 2 दल। एक दल के अंदर ये जो इनके सहयोगी थे निर्मल सेन, अंबिका चक्रवर्ती और लोकनाथ बल वो नेतृत्व कर रहे थे। दूसरे में गणेश घोष और एक उनके साथी और थे, उन लोगों ने इसकी योजना, अपूर्व सेन, उन दोनों ने योजना की। इनकी योजना में देखिए आप, ये 18 अप्रैल 1930 को दिन चुना गया और पहाड़ी तला के रेलवे ऑक्सीलरी फोर्स शस्त्रागार और रिजर्व पुलिस लाइन का शस्त्रागार, इन दोनों शस्त्रागारों को उन्होंने वहां जाकर के पुलिस की वर्दी में अलग अलग गाड़ियां बीच में हाइक की, उनके ड्राइवरों को निकाल करके बाहर फेंक दिया, मारा नहीं उनको, और गाड़ियां लेकर के ये गए और उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से वहां हमला किया। वहां के पुलिस, संतरी, कांस्टेबल सब भाग गए। वहां इन्होंने शस्त्रागार लूटा, वहां उन्होंने खजाना लूटा और लूट करके लेकर के आ गए। ये जो दूसरा दल गया था अनंत सिंह और गणेश घोष के साथ में, वहां एक हिमांशु नामक लड़का मारा गया, घायल हो गया था। वो बाद में गिरफ्त होकर के पुलिस कस्टडी में ही मारा गया। ये जो पहला दोनों जगह पर हुआ, इसमें इन लोगों को बड़ी भारी सफलता प्राप्त हुई। पुलिस ने इनके ऊपर आक्रमण करने से पहले कई प्रकार का प्रयास किया, पर उनका प्रयास इसलिए सफल नहीं हुआ, इन लोगों ने बहुत योजनाबद्ध तरीके से
देखिए, इस क्रांतिकारी पूरे आंदोलन की जिन मुद्दों के ऊपर पकड़ थी, पहली पकड़ योजना, बहुत बढ़िया योजना बनी। दूसरा साहस, तीसरा अनुशासन, इन सब का उपयोग करते हुए इन्होंने किया। चारों तरफ की बेतार के तार काट दिए, रेलवे लाइन उखाड़ दी गई, सड़कें खोद दी गई। मैंने चटगांव जो जिला मुख्यालय था उसका पूरे प्रांत से संपर्क संबंध तोड़ दी। बाद में ये लोग चले गए, पास में एक पहाड़ी थी जलालाबाद, वहां पुलिस ने घेर लिया। उनके पास मशीन गनें थी, इनके ऊपर हमला किया। आप देखिए, उनके पास केवल देसी बंदूकें थी और इनके पास मशीन गनें थी, पर पुलिस की टुकड़ियां पहाड़ी के ऊपर नहीं चढ़ सकी। कम से कम भी 50 से ज्यादा पुलिस वाले अंग्रेजों के मारे गए, परंतु क्रांतिकारियों को भी वहां मुक्की खानी पड़ी। 11 लोग उनके मारे गए, प्रमुख लोग वहां से निकल करके चल दी। ये दूसरा जो था वो जलालाबाद कांड, पर इसमें भी क्रांतिकारियों को सफलता प्राप्त हुई। ये 2 विजय, खजाना और शस्त्रागार लूटना और जलालाबाद पहाड़ी पर अंग्रेज सेना को शिकस्त देकर के भगा देना, इसकी पूरे देश भर के अंदर जबरदस्त चर्चा हुई। यह तो केवल शुरुआत है, श्री गणेश है। इसके बाद में अंग्रेज सरकार तो बौखलाएगी ना, प्रतिक्रिया करेगी ना। तो उन्होंने जाल बिछाया, गुप्तचरों का जाल बिछाया, लोगों को फोड़ने की कोशिश की गई, मुखबिर बनाने की कोशिश की गई। तीसरा कोलार घाट, वहां पर इन लोगों को घेर करके पकड़ने का प्रयास किया गया, पर वहां मास्टर सूर्य सेन, निर्मल सेन ये लोग भाग छूटे। 4 अन्य लोग वहां पुलिस की मुठभेड़ में युद्ध करते हुए मारे गए। अब कलकत्ता जो मुख्यालय है, उस मुख्यालय पर ये लोग गए। वह मुख्यालय पर जाने के बाद इनमें से कुछ छोटे छोटे बच्चे, उन लोगों ने क्या काम किए आप देखिए। एक छोटा सा बच्चा तारिणी मुखर्जी, उसने रेल के अंदर एक अंग्रेज अधिकारी को गोली मार दी। उसकी उम्र थी 14 साल। उसको पकड़ा गया, उसको जेल में डाल दिया। सजा फांसी क्या दे, यातनाएं दी गई, आजीवन कारावास की सजा उसको मिली, पर बाद में उसको फांसी पर चढ़ा दिया। एक एहसान उल्ला खां करके डीएसपी था, कालीपद भट्टाचार्य के भाई हरिपद भट्टाचार्य ने उसको भरे बाजार के अंदर गोली मार दी। तहलका मच गया, इस पर मुकदमा चला। जिस मजिस्ट्रेट ने इस हरिपद को फांसी की सजा सुनाई, तो कालीपद भट्टाचार्य ने भरी कचहरी में उस जज को गोली मार करके हत्या कर। छोटे छोटे फुटकर घटनाक्रमों को अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि यह घटनाक्रम युद्ध 4 साल तक बराबर चलता रहा। एक जगह पर तो जब युद्ध हुआ तो सूर्य सेन, उनको बचाने के लिए 14 साल का सुरेंद्र विकास दत्त लड़का, उसने अपना बलिदान देकर के सूर्य सेन को बचाया। सूर्य सेन की एक सहायक थी प्रीति लता, एक गांव के अंदर घन घाट गांव, उस गांव के अंदर इनको घेर लिया गया। वहां घेरने के बाद में ये लोग बड़ी मुश्किल से वहां से निकल भागे। अब जब ये निकले तो बाद में प्रीति लता को लगा कि मैं पकड़ी जाऊंगी, तो पोटेशियम साइनाइड उसके पास में था, उसने खा करके अपने प्राण त्याग दिए। सूर्य सेन पकड़ में नहीं। घनघाट गांव से निकलने के बाद में मेडिकल कॉलेज का एक छात्र, उसने अंग्रेजों के एक बहुत बड़े जिला अधिकारी को गोली से मार दी। मेडिकल कॉलेज से कितनी लोगों की धरपकड़ हुई, उसको भी पकड़ा गया। सावित्री नाम की एक गरीब महिला थी,
विधवा थी, उसके घर पर सूर्यसेन ने एक बार कल्पना दत्त के साथ में डेरा डाला, तो वहां कल्पना दत्त पकड़ी गई और सूर्यसेन भी पकड़े गए। सावित्री को वहां पकड़ा गया, उसको और उसके बेटे को 4 साल की सजा दी गई। और एक दूसरा लड़का था जिसने उसको एहसानुल्लाह खान को मारा था, उसके भाई को भी बाद में पकड़ करके बूटों से कुचल कुचल करके मार दिया। ये सावित्री गरीब विधवा थी, 4 साल जेल में रही, इसका बच्चा भी साथ में जेल में रहा। माने जेलों के अंदर इन लोगों के ऊपर कितना अन्याय अत्याचार किया होगा। और देखिए अंग्रेजों की विभेदकारी दृष्टि, एहसान उल्लाह खां को मारने के बाद में मुसलमानों को उकसा करके उनको खुली छूट दे दी गई, हिंदुओं के घर जला दो। तो उस पूरे इलाके के अंदर अनेक हिंदुओं के घर जला दिए, उनको गोलियों से मार दिया गया, भून दिया गया। कितने ही लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। मित्रों, ये कहानी मैंने बहुत ही संक्षिप्त में आपके सामने रखी है, परंतु इसमें मनमंथनाथ गुप्त जो एक बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी लिखते हैं, वो कहते हैं कि इसके अंदर कुल 32 क्रांतिकारी पकड़े गए, 32 क्रांतिकारी, और जिसके अंदर 4 को तो फांसी और 13 को आजीवन कारावास और कुछ को छोड़ दिया गया। बंगाल का इंस्पेक्टर जनरल लीमेन की भी हत्या कर दी गई विनय कृष्ण बसु ने। वो लिख रहे हैं, बंगाल सरकार की निजी रिपोर्ट के अनुसार 4 वर्षों के घटनाक्रम में 10 सफल हत्याओं के बदले में 51 क्रांतिकारियों को फांसी दी गई, ऐसा वो लिख रहे हैं। 1933 से पहले लगभग पकड़े जा चुके थे, ये मारे जा चुके थे, किंतु सूर्यसेन भी पकड़े गए। 12 जनवरी 1934 को सूर्यसेन और तारकेश्वर दस्तीदार को फांसी की मिली सजा, और बाकी लोगों को आजीवन कारावास की पानी की सजा मिली। वहां से ये छूट करके आए। ये जो क्रांतिकारी थे जिन्होंने आजीवन कारावास की सजा भोगी, उनके परिवारों के ऊपर भी बड़ा भारी कहर अंग्रेज सरकार ने उस समय में बरपाया। काले पानी की सजा में उन लोगों के साथ में यातनापूर्ण बर्ताव किया। कुछ लोग वहीं जेल के अंदर इस कारण से मृत्यु को प्राप्त हुए। माने इस पूरे क्रांतिकारी आंदोलन का जब से शुरुआत हुई है और वो अपना देश आजाद हुआ है, उसके बीच के इस कालखंड में अगर देखा जाए तो 1930 से लगा करके 1934 तक का ये 4 साल क्रांतिकारियों ने सफलतापूर्वक आंदोलन को चलाया, सफलतापूर्वक। और इतना बड़ा बलिदान, इतने बड़ी मात्रा के अंदर लोगों को आजीवन कारावास, इतनी बड़ी मात्रा में लोगों को फांसियां, ये पहली बार प्राप्त हुई। इसलिए मित्रों, ये जो चटगांव क्रांति है, मैंने आपके सामने बहुत ही संक्षेप में वर्णन किया है। अनेक नाम है जिनको पढ़ करके सुनाया जा सकता है, बोला जा सकता है, पर इन सब अनाम उत्सर्ग क्रांतिकारियों को हम श्रद्धांजलि ही दे सकते हैं कि जिन्होंने भारत माता के भाल को ऊंचा करने के लिए अपने जीवन को उत्सर्ग कर दिया। दूसरा, अल्लूरी सीताराम राजू, आंध्र प्रदेश। इनको आंध्र प्रदेश का जंगली नायक यह कहा जाता है। आंध्र प्रदेश का एक अखबार निकलता है, उस अखबार के संपादक ने इनके बारे में यह लिखा है कि आंध्र प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम का जनक अल्लूरी सीताराम राजू है। अल्लूरी सीताराम राजू, इनका जो जन्म है वो 4 जुलाई 1897 को विशाखापट्टनम जिले के पांड्रिक गांव में हुआ। पांड्रिक गांव। इनके पिता वेंकटपति राजू, इनकी मां सूर्य नारायण अम्मा, इनके एक भाई सत्यनारायण राजू, इनकी एक बहन सीता मां।
इनके चाचा थे, इनके चाचा ने इनका लालन पालन किया, क्योंकि 6 वर्ष की उम्र में अल्लूरी सीताराम राजू के पिताजी का निधन हो गया। मां और चाचा ने पालन पोषण किया। एक बड़ी मजेदार घटना बचपन की मैं आपको सुनाता हूं। मां ने एक दिन गणित का सवाल पूछा। बेटा, किसी एक दुकानदार ने एक दवाई खरीदी, वो 50 रुपए प्रति दवाई थी। उस दवाई को उन्होंने 200 रुपए प्रति दवाई में बेचा, तो उस व्यापारी को कितना लाभ हुआ? देखिए, सवाल गणित का है, पर अल्लूरी सीताराम राजू का मस्तिष्क किस तरीके से काम करता है वो आप सुनिए, वो आप देखिए। वो पूछता है, मां, वो जो दवाई है वो किस काम आती है? मां ने भी कहा कि गणित का सवाल, इसमें दवाई से क्या लेना देना, फिर भी वो दवाई किस काम आती है? मां ने कहा, दवाई तो जान बचाने के काम आती है, जान बचाने के काम आती है। तब तो फिर वो जो व्यापारी है, उस व्यापारी को 100 कोड़े लगाए जाने चाहिए। मां ने कहा, यह कोई उत्तर हुआ क्या? उनका हाँ उत्तर हुआ। जीवन बचाने वाली दवाई को 50 रुपए में खरीद करके 200 रुपए में बेच रहा है, तो वो तो बहुत बड़ा गंदा काम कर रहा है ना। उस व्यापारी को तो अंटर लगाना चाहिए, मारना चाहिए। देखिए मित्रों, जीवन गणित से नहीं चलता, जीवन इस दृष्टि से चलता है। अगर आपके मन में यह दृष्टि है तो ही आप देश का काम कर पाएंगे, नहीं तो देश का काम करने का सौभाग्य ये हर किसी को नहीं मिलता। हजारों हजार, लाखों लाख, करोड़ों करोड़ लोग इस पूरे क्रांतिकारी आंदोलन के अंदर पुलिस के हाथों बिक गए ना। सूर्य सेन प्रलोभन देकर के मुखबिर को उनका पता करवाया और गिरफ्तार कर लिया। पूरा इतिहास भरा पड़ा है देशद्रोहियों से, पर देशद्रोहियों की चर्चा हम नहीं करते। हम चर्चा उनकी करते हैं जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया, और उसके लिए यह दृष्टि चाहिए। इस दृष्टि के अभाव में कोई भी व्यक्ति देश के लिए कुछ भी काम नहीं कर सकता। और इस दृष्टि का फायदा क्या हुआ? यह बालक अपने आप को भविष्य के लिए घड़ रहा है। बचपन में वैदिक शास्त्र, आयुर्वेद, उसमें उनकी रुचि है। पशु प्रजनन, उसमें उनकी रुचि है। ज्योतिष विद्या, उसमें उनकी रुचि है। देश भर का इतिहास, दुनिया भर का इतिहास पढ़ने में उसकी रुचि है। महात्मा गांधी का देश में जब पदार्पण हुआ तो यह बालक भी उनकी तरफ आकर्षित हुआ है। कांग्रेस का जो 16 का अधिवेशन हुआ लखनऊ, तब ये उसमें भी गया। उत्तर भारत का भ्रमण किया, जगह जगह पर बड़े बड़े विद्वानों से जाकर के मिला। अपनी दृष्टि का विकास करना है, अपने जीवन के लक्ष्य को समृद्ध करना है, अपने जीवन में कुछ ऐसी चीजें सीखनी है जिसके कारण से मैं लोगों के लिए काम आ सकूं। मित्रों, ये बालक जिस इलाके के अंदर रहता है वो इलाका पूरा आदिवासियों से भरा हुआ है। आदिवासियों के ऊपर अन्याय, अत्याचार करना, उनकी महिलाओं को उठा करके ले जाना, उनसे भेंट बेगार लेना, उनको पैसा नहीं देना, उनका शोषण करना, ये अंग्रेज सरकार बहुत करती है। इसके मन में भी उनके प्रति सहानुभूति का भाव पैदा हुआ है। इसलिए ये चाहता था उन लोगों की आयुर्वेद चिकित्सा करूं, उन लोगों के पशुओं की चिकित्सा करूं, उन लोगों के लिए मैं काम आऊं। सीता माई, गोदावरी नदी के पास की जो पहाड़ी है वो नल्लई मल्लई की पहाड़ी कहलाती है। संपूर्ण क्षेत्र रंपा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। उसमें एक सीता माई करके गुफा है। उस गुफा में 2 वर्ष तक रह करके अल्लूरी सीताराम राजू ने साधना की, तपस्या की।
उस साधना में से, उस चिंतन में से उसके मन में जो विचार आया वो यही आया है, इन जनजातीय लोगों की, इन आदिवासी लोगों की सेवा शुश्रूषा के लिए और अंग्रेजों को भारतवर्ष से निकाल करके भारत माता को मुक्त कराने के लिए मुझे अपने जीवन को लगाने का समय आ गया। उन्होंने स्वयं का अपना एक क्रांतिकारी दल बना लिया। एक बोरैया दोरा करके व्यक्ति और था जिसका भी क्रांतिकारी दल था। पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया था, उसको कोर्ट में ले जाया जाने लगा था। देखिए आप, ये कितना हिम्मती होगा। इसने चैलेंज किया, मैं बोरैया दोरा को छुड़ा के ले आऊंगा। पुलिस के साथ में मुठभेड़ हुई, बिना अपनी किसी प्रकार की हानि कराए बोरैया दोरा को छुड़ा करके ले आया। दोनों क्रांतिकारी दल एक हो गए, दहशत फैल गई। चिंतनपल्ली, पगेरहट्टा, ऐसे अनेक पुलिस थानों के ऊपर हमला बोल करके वहां से शस्त्र उठा करके लाए। पुलिस के कितने खजाने लूट करके उन पैसों से नए शस्त्र खरीदे गए। लोगों को प्रशिक्षण दिया जाने लगा। मल्लू डोरा, अंगी डोरा, ये उनके साथी थे, लेफ्टिनेंट थे। अलग अलग टुकड़ियों में काम होता था, गुरिल्ला युद्ध होता था, छापामार युद्ध पद्धति से काम करते थे। इसलिए पुलिस अल्लूरी सीताराम राजू के नाम से थर थर कांपती थी। लगभग 4 साल तक इस व्यक्ति ने भी अकेले अपने बूते पर पुलिस से अनेक मुठभेड़ करते हुए युद्ध किया। पुलिस ने असम राइफल्स, केरल से, आंध्र प्रदेश की, सब लोगों ने अलग अलग प्रकार का प्रयास किया, पर ये पकड़ा नहीं। ये पकड़ा नहीं। यहां तक गदर पार्टी के नेता बाबा पृथ्वी सिंह, उनको राजमहेंद्री जेल में डाल दिया गया। तो देखिए आप, ये कितना बड़ा योजनाकार था। इसने पुलिस को थ्रेटिंग दी कि मैं राजमहेंद्री जेल से बाबा पृथ्वी सिंह को मुक्त करवा करके ले आऊंगा। आंध्र प्रदेश की सारी फोर्स, सब थानों की फोर्स उस जेल में लग गई। सारे थाने खाली हो गए। इसने सब थानों पर हमला बोल करके वहां से शस्त्र लूट लिए। तब पुलिस को इनकी चाल समझ में आई कि शायद बाबा पृथ्वी सिंह को छुड़ाना नहीं चाहते, ये तो जेल थानों से हथियार लूटने के लिए इन्होंने योजना की है। किंतु थोड़े ही समय बाद में फिर से दोबारा उन्होंने कहा, मैं बाबा पृथ्वी सिंह को मुक्त कराऊंगा। पुलिस चाहे कितना ही रोक ले, मुझे नहीं रोक पाएगी, मैं उनको मुक्त करा के मानूंगा। इस बार पुलिस सचेत हो गई। उसने थाना खाली नहीं किए, राजमहेंद्री जेल पर कुछ सैनिक लगाए। इसने हमला बोला और बाबा पृथ्वी सिंह को आजाद करा करके उत्तर भारत में वापस भेज दिया। बुद्धिमान, बुद्धिमान। आदिवासियों के मन में अपने इस जंगली नायक के प्रति, जंगलों के इस नायक के प्रति अथाह श्रद्धा। ये मान्यम विद्रोह के नाम से इनका यह पूरा संग्राम जाना जाता है। अंततोगत्वा किसी एक मुखबिर ने अलग अलग जगहों पर सूचना देकर के इनके जो बोरैया दोरा को एक मुठभेड़ में मारवा दिया, मल्लू डोरा और अंगी डोरा को गिरफ्तार करवा लिया। और ये भी एक कोयरी गांव के अंदर जब था तो नदी के किनारे स्नान कर रहा था, दाढ़ी इसकी बढ़ गई थी, वहां पुलिस ने घेरा डाला, ये पकड़ में लिया। परंतु इसने खुद ने जब अपना परिचय दिया, मैं ही हूं राजू, तब फिर इसको पकड़ा। कुंचू मेनन करके केरल का बड़ा पुलिस अधिकारी था। उसने सोचा इसको पकड़ तो लिया है, ये फिर भाग सकता है, इसको लोग छुड़वा सकते हैं, इसलिए सबसे सरलतम उपाय यही है, इसको पेड़ से बांध दिया गया और मशीन गनों से इसको भून दिया गया। 7 मई 1924 को उस कोयरी गांव के अंदर अल्लूरी सीताराम राजू का देहावसान हो गया। आंध्र प्रदेश के अंदर
क्रांतिकारी आंदोलन चला करके अंग्रेजों की नाक में दम करने वाला, आदिवासियों को मुक्त और स्वाभिमानपूर्ण स्वतंत्रता प्रिय जीवन जीने की सीख देने वाला, प्रेरणा देने वाला, अपने स्वयं का आदर्श एक ऋषि तुल्य जीवन जीने वाला, ये अल्लूरी सीताराम राजू। आधुनिक शस्त्र बंदूक के साथ साथ उन्होंने उस समय में तीर कमान, जो प्राचीन हमारी विद्या है, उसका भी उपयोग करते हुए, गोफण का उपयोग करते हुए, गोरिल्ला वार का उपयोग करते हुए नल्लई की पहाड़ियों में, रंपा क्षेत्र में पुलिस को घुसने तक नहीं दिया। सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी तक ने भी उनके बारे में बड़ी वीरतापूर्वक आख्यान कहे हैं। मित्रों, आज मैंने संक्षेप में आपके सामने अल्लूरी सीताराम राजू और चटगांव क्रांति के जो क्रांतिकारी हुए हैं, उन लोगों की छोटी सी कहानी आपके समक्ष पेश की है। मैं समझता हूं और विस्तार से इन पर कहा जा सकता है, पर सार इतना ही है, इन लोगों की क्रांति को हमारा नमन। इन लोगों ने देश के लिए जो कुछ किया है वास्तव में अभूतपूर्व है, अतुलनीय है। ऐसे लोगों को हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और अगली बार से लगभग 4 एपिसोड तक 100 से भी अधिक मातृशक्ति, नारी तू नारायणी, प्रणम्या मातृदेवता। देखिए मित्रों, ये जो हमारा देश है, इस देश के अंदर ये जो मातृशक्ति है, ये लगभग आधी है। अभी तक हम वर्णन करते आए हैं, बीच बीच में कुछ मातृशक्ति का छुटपुट वर्णन आता है, पर उनके साथ न्याय नहीं हो पा रहा। इसलिए ये एक विचार बना कि मातृशक्ति के बारे में ही बताया जाए कि उन्होंने भी इस देश की आजादी के लिए किस प्रकार का प्रयत्न किया, किस प्रकार उन्होंने भी अपने जीवन के सपने छोड़ करके भारत माता को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए अपने आप को अर्पण किया, किस तरह हंसते हंसते फांसी का फंदा चुका, किस तरह यातनाएं सही। उनके बारे में हम क्रमोत्तर, क्रोनोलॉजिकली उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे और अगले रविवार से हम उसका प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, इन चारों फेज में लगभग 100 के लगभग मातृशक्ति को श्रद्धांजलि देने का, उनके जीवन के बारे में जानने का, उनसे आत्म साक्षात्कार करने का, उनसे प्रेरणा प्राप्त करने का हम प्रयास करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार। समुत्कर्ष समिति से जुड़ी सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल समुत्कर्ष समिति को अवश्य सब्सक्राइब करें। आप सभी का समुत्कर्ष समिति के प्रति यही स्नेह और आत्मीय भाव बना रहे। धन्यवाद।